आज हमारे सीरीज का तीसरा दिन है और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति। इससे पहले हमने पढ़ा था अवतल दर्पण में, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक क्लास। तो आपको दिया हुआ है टॉपिक आज का आपका है उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, मतलब उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये हमको पढ़ना है। तो इसमें ज्यादा स्थिति नहीं होता है, जैसे इससे पहले आप जो पढ़े थे अवतल दर्पण में, उसमें आपने 6 स्थिति पढ़ा था। इसमें आपका होता है 2 स्थिति। पहला आपका होता है ध्रुव तथा अनंत के बीच में जब वस्तु को रखेंगे, और दूसरा आपका होता है जब अनंत पर वस्तु रहता है, तो ठीक है ना। तो चलिए पहले केस लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक अवतल दर्पण हम बनाते हैं। ठीक है, पीछे का भाग पेंट किया हुआ है। ठीक है, और ये आपका जो इधर का भाग है ये क्या है, परावर्तक होता है। ठीक है, ये प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे हो गया ध्रुव। ठीक है, यहाँ पर हो गया इसका फोकस, और यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, तो पहला जो आपका स्थिति है उसमें क्या है कि वस्तु कहाँ रहेगा, तो ध्रुव तथा अनंत के बीच में। तो आपको पता है कि ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, तो अनंत के बीच में, तो अनंत इसके बाद अगर कोई भी स्थान लेंगे तो आपका ध्रुव तथा अनंत के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वस्तु को हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, ये हो गया ध्रुव और ये हो गया अनंत। ठीक है, इसका नाम हम देते हैं ए बी। ए बी एक वस्तु रखा हुआ है उत्तल दर्पण के सामने, कहाँ पर रखा हुआ है, तो ध्रुव तथा अनंत के बीच में। ठीक है, तो ठीक हम यहाँ भी 2 के प्रकाश का क्रिया लेंगे जैसे हमने पहले में लिया था। तो एक पहला हम लेते हैं इसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये परावर्तक सतह है। पीछे का भाग क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और यह ऐसा लगेगा कि यह कहाँ से आ रहा है, तो ये लगेगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लेते हैं इसके ध्रुव की दिशा में। तो जब ध्रुव की दिशा में लेंगे तो ध्रुव की दिशा में तो जितना लगेगा कोण बना के ये आपतित हुआ, उतना लगेगा कोण बना के क्या हो जाएगा, परावर्तित। एक हम कहते हैं यहाँ पर परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पर आपका हो गया क्या, ये लग रहा है कि फोकस से आपका क्या हो रहा है, आ रहा है। और इसका अगर हम पीछे ले जाएंगे तो पीछे का भाग यहाँ पर हमको कहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो इस पॉइंट पर हमको मिलता हुआ प्रतीत होगा। मतलब इसके सामने अगर हम खड़े होंगे तो हमको लगेगा कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ है, पीछे। कहाँ लगेगा कि पीछे है ना। जैसे आप लोग देख रहे हो कि गाड़ी का जो आपका क्या होता है, साइड मिरर होता है, उसमें देखिए लगेगा कि पीछे वो व्यक्ति खड़ा है, कोई चीज क्या है पीछे। तो ये पीछे हमको लगेगा कि यहाँ पर ये क्या है, वस्तु है, और यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश किरण आ रहा है ना, वस्तु हमको दिखाई दे रहा है। तो यह जो स्थिति है आपका, तो ये आपका क्या है, ध्रुव है, और ये आपका क्या है, फोकस है। तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। अब यहाँ पर देखिएगा कि यह जो किरण है ये ऊपर वाला, ये आपका क्या चीज का था, ए का, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए डैश। तो बी डैश आपका कहीं नीचे पर ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि यह लंबवत होता है, तो आपका जो बी वाला पोजीशन है वो कहीं ना कहीं प्रधान पर ही होगा। तो इस तरह से आपका जो प्रतिबिंब बन गया, कहाँ बन गया, तो ध्रुव और फोकस के बीच में बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि आपका अगर वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, तो ध्रुव तथा अनंत के बीच में, ध्रुव तथा अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति वो आपका होगा ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच। और इसके अगर हम प्रकृति की बात करेंगे, प्रकृति में कितना छोटा है कितना बड़ा है, मतलब प्रकृति में होता है कि ये वास्तविक है या आभासी है, ठीक है ना। तो यह जो है आपका क्या होगा, आभासी होगा। जैसे रखा होगा उस तरह से बन रहा है। अगर मान लीजिए कि इसको हम इस तरह से रखते तो अगर इस तरह से बनना है यहाँ पर, तो क्या हो गया, आभासी। और यही मान लीजिए कि ऐसे रखें और इस तरह से उसका बनना है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आभासी को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक। तो यहाँ पर बनना है आपका आभासी, और आकार में क्या है, तो छोटा है, क्या है, छोटा है। और पता है कि आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा ही मतलब आभासी और सीधा होगा, क्या होगा, वस्तु से आकार में छोटा होगा। ये 5 सेंटीमीटर तो 5 से छोटा ही होगा, 4 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो। तो इस रेशियो हम निकालते हैं आवर्धन के फॉर्मूला से, तो आवर्धन आगे हम बताएंगे। तो पहला इसका पोजीशन क्या हो गया, ध्रुव तथा अनंत के बीच में। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है।
और इसका प्रकृति कैसा होता है, तो यह आभासी होता है। याद रखिए कि उत्तल दर्पण में बनने वाली सभी प्रतिबिंब क्या होती है, आभासी होती है। आभासी मतलब क्या होता है, काल्पनिक। और आभासी होगा तो सीधा होगा ही, और यह वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। अगला जो आपका स्थिति है वो दिया हुआ है अनंत पर। वस्तु कहाँ रहेगा, तो अनंत पर रहेगा। तो सबसे पहले बनाते हैं दर्पण। आपको पता है कि अनंत पर कोई वस्तु अगर है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, या कोई बड़ा है, या बहुत दूर अगर रखा हुआ वस्तु है, तो उसको भी हम अनंत पर ही मानते हैं, ठीक है ना। तो अनंत पर से जो अनंत पर रखी वस्तु से जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती है, मतलब जो आपतित किरण होते हैं, वो क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो मान लीजिए कि समानांतर किरणों से क्या हो रहा है, ओके आ रहा है। कहीं पर मान लीजिए कहीं पर वस्तु रखा है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक ना, जो बहुत दूर है, इससे बहुत दूर होगा तो उसको हम अनंत पर ही मानेंगे, ठीक ना। तो ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पर क्या होती है, समानांतर होती है। तो जब यह समानांतर आएगा, क्या होगा, समानांतर आएगा, तो आप पढ़े होंगे कि जब समानांतर आता है तो वो क्या होता है कि फोकस से आता है, वो प्रतीत होता है। तो यहाँ से तो पहले ही क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। इस तरह से यहाँ भी क्या हो गया, ये लौट गया, ठीक है ना। लेकिन हमको ऐसा आभास होगा कि यह सब कहाँ से आ रहा है, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये सब फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, फोकस से। ये भी हमको लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जो यह जो परावर्तित किरणें हमको कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से। तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, तो इसका बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी, फोकस पर। और ये दर्पण के पीछे ही बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। इससे पहले वाला भी जो केस था उसमें दर्पण के पीछे ही बनता है। मतलब कि उत्तल दर्पण में जितने भी आपको बनते हैं, उत्तल दर्पण में या समतल दर्पण में, तो हमेशा क्या होता है कि दर्पण के पीछे ही बनता है। तो दर्पण के पीछे बनने वाले सभी आपका क्या होता है, आपका आभासी होता है। तो यहाँ पर यह जो इसका प्रकृति हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा। और वस्तु से आकार बहुत ही छोटा होगा, मतलब बिंदु के जैसे बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आभासी और सीधा, और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, तो यहाँ पर आपका था वस्तु का स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ थी, तो अनंत पर, ठीक है। एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह क्या कर रहा है, यह जो दर्पण आपका उत्तल दर्पण है, यह प्रकाश का किरण जब समानांतर जा रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर दूर इसको क्या कर रहा है, फैला रहा है। क्या कर रहा है, फैला रहा है। जैसे मान लीजिए और सारा और जो समानांतर किरण जाता है तो उसको क्या करता है, ये फैला जाता है, मतलब कि फैलाने का काम करता है। तो फैलाने को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तो हम लोग कहते हैं अपसरित करना। क्या कहते हैं, फैलाने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं डाइवर्ट करना, मतलब कि अपसारित कर देना, मतलब फैला देना, ठीक है। तो इसलिए इसको जो एक नाम है, इसका एक नाम है कैंची का, तो उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का जो एक नाम है वो क्या है, अपसारी दर्पण। क्या है, अपसारी दर्पण। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि अपसारी दर्पण, या इस तरह से क्वेश्चन आपको है कि उत्तल दर्पण का एक अन्य नाम बताया, इसको हम कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। क्यों, क्योंकि यह आने वाली प्रकाश की किरणें जो आपतित होती है उसको क्या कहता है, फैला देता है, ठीक है। दूसरा जो आपका अवतल दर्पण होता है, उसमें क्या होता है कि आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह मर्ज कर देता है। तो वह सब कहाँ मिलता है, फोकस पर। अगर वो समानांतर उसमें आता है तो कहाँ मिलता है, तो सब फोकस से होकर गुजरता है, तो वह एक बिंदु पर से वो क्या कहता है, मिलाता है। इसलिए वहां पर जो आपका क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक साथ मिलती है, तो एक साथ मिलने को हम क्या कहते हैं, अभिसारित होना। क्या होता है, अभिसारित होना। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का जो एक अन्य नाम है, अवतल दर्पण का जो एक अन्य नाम है उसका नाम क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण। क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करती है, एक साथ करती है, और यह क्या करती है, फैलाती है। इसलिए इसको हम कहते हैं अपसारी दर्पण, इसको हम कहते हैं क्या, अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो यह दो स्थिति आपका था इसमें उत्तल दर्पण में। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका है दर्पण सूत्र। समझिए पहले कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो दर्पण सूत्र जो होता है इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u फोकस f तथा गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u फोकस f तथा प्रतिबिंब दूरी भी के संबंध को बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्पण सूत्र कहा जाता है। और यह क्या होता है? तो दर्पण सूत्र में आपका होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f बराबर होता है 2/। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, तो ये आपका v जो आपका है क्या है? आपका प्रतिबिंब की दूरी है। u जो आपका है क्या है? वस्तु दूरी है। f जो आपका क्या होता है? फोकस दूरी होता है। सॉरी फोकस यहाँ पे लिखे हैं फोकस दूरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। और यहाँ पे बराबर 2/r लिखे हैं, तो r जो आपका होता है क्या होता है? फोकस दूरी का ही दुगना होता है। तो यह जो रिलेशन होता है बेसिकली इतना ही को हम कहते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। और यह जो होता है आपका 2/r के भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यह जो होता है आपका गोलीय दर्पण में होता है, वो जब हम पढ़ेंगे लेंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो वहां पे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। एक आपका जो होता है आवर्धन होता है। क्या होता है? आवर्धन। इसको हम लिखते हैं एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आवर्धन क्या होता है? तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई से कह सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई भी आप कह सकते हैं। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और यह आवर्धन जो है इसका फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते हैं क्या चीज में? तो यह जानने के लिए जो प्रतिबिंब का बन रहा है वो बड़ा बन रहा है या वस्तु से छोटा बन रहा है, कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना छोटा बन रहा है, तो इसके लिए हम करते हैं। ठीक है, और इसको एम से सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है? एम से, स्मॉल एम से। और यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लिखते हैं एच आई। क्या लिखते हैं? एच आई। एच मतलब हो गया हाइट, आई मतलब हो गया इमेज, ठीक है ना। प्रतिबिंब को हम लोग इमेज कहते हैं, ऊंचाई को कहते हैं हाइट। तो ये हाइट ऑफ इमेज हो गया। तथा वस्तु के ऊंचाई, तो वस्तु का ऊंचाई क्या हो जाएगा? एच ओ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको ये इस तरह से भी लिखा रहेगा एम बराबर आई अपॉन ओ, तो ये भी लिखा हुआ रहता है। तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे आपका क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से लिखा जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि उसका हम पता करते हैं कि आपका जो वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा बन रहा है। और यह दर्पण सूत्र का जो प्रयोग किया जाता है, तो यह पता लगाने के लिए कि वस्तु में अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपको भी दिया हुआ है, यू दिया है, तो हम एफ निकालेंगे। मतलब कि अगर आपको दिया हुआ है कि वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, तो फोकस दूरी निकालना होगा तो हम निकालेंगे। फिर इससे हम क्या करते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति को भी पता लगाते हैं, कि उसका हम पता लगाते हैं कि किस तरह का आपका प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रहा है कि आपका वास्तविक बन रहा है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका सत्यापन करेंगे। ये अगला जो आपका टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र।
पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण में, उसके बाद उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो लिखिंग कर लीजिए आप लोग। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का सत्यापन, सत्यापन या सिद्ध करें की है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र कैसे हम लोग साबित करते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का सत्यापन करने से पहले आप 2 चीज को जान लीजिए। यहाँ पर समरूप त्रिभुज को समझ लीजिए। मतलब एक ही है समरूप त्रिभुज क्या होता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, लोग सर्वांगसम आकृति के बारे में पढ़े होंगे। तो उसी तरह से हमको यहाँ पर पढ़ना है समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समरूप त्रिभुज होता है क्या है, तो ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 त्रिभुज दिया हुआ है, 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ये ABC है और ये आपका DEF है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यह सभी कोण आपस में क्या है, एक कोण जो है D के बराबर है, B कोण जो है E के बराबर है और C कोण जो है अगर F के बराबर है। ठीक है, दोनों त्रिभुज में क्या है कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है। ठीक है ना, तो ये दोनों त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज। हाँ, यहाँ पर इसका भुजा का लंबाई बराबर हो या नहीं हो। जैसे मान लीजिए भुजा का लंबाई यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर है आपका 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक ना, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या 2 सेंटीमीटर और इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, इसको हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और इसको हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोण अगर बराबर हो गया, तीनों कोण बराबर अगर हो गया दोनों त्रिभुज के ना, तो उसकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज का नियम होता है संगत भुजा समानुपाती का मतलब क्या होगा कि जैसे इसमें AB है, इसमें क्या है D, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं AB अपॉन D। ठीक है, तो जैसा इसमें BC है वैसे इसमें क्या है EF है, तो हम क्या लिख सकते हैं BC अपॉन EF। और उसी तरह से जैसा इसमें AC है वैसा इसमें क्या है DF, तो हम लिख सकते हैं क्या AC अपॉन DF। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पलट भी सकते हैं, जैसे D बटे लिख सकते हैं क्या AB, इधर से लिख सकते हैं EF अपॉन BC और इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं DF अपॉन AC। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे हम लिखे, जैसे पहला इसका लिखे हैं तो उसी तरह से दूसरा, जैसे यहाँ पर AB लिए हैं पहला वेट है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे D। ठीक है ना, उसका इसका BC लेंगे, उसका इसका EF लेंगे। ऐसा नहीं कि उसका EF लेंगे और नीचे कर देंगे BC, ऐसा नहीं। तो ये बात क्या आपको ध्यान रखना है। तो क्या समझे आप कि अगर 2 त्रिभुज आपको दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज की संगत कोण आपस में क्या है बराबर है, दोनों त्रिभुज की संगत कोण, तो तीनों कोण नहीं 2 कोण ही बराबर होगा, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 60 डिग्री है और ये भी क्या है 60 डिग्री, ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक है कि आपका C जो है, ठीक है ना, आपका F के क्या होगा बराबर होगा ही। तो इस तरह से आप क्या समझिए कि अगर 2 त्रिभुज में 3 कोण बराबर न होकर के अगर 2 कोण भी अगर बराबर होगा, 2 त्रिभुज के 2 कोण अगर आपस में बराबर है तो वह त्रिभुज आपस में क्या होंगे, तो समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। एक बात और कि समरूप का मतलब ये होता है कि उसका भुजा आकृति का जो लंबाई है या चौड़ाई मान लीजिए जो है उसका आकार बराबर हो या नहीं हो, उससे यहाँ मतलब नहीं है ना। अब जैसे मान लीजिए जैसे एक त्रिभुज ABC है जिसका सब भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज आपका DEF है जिसका सभी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर और उसका सब संगत कोण भी आपस में क्या है बराबर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम मतलब क्या, कि सर्व मतलब होता है सभी, अंग हो गया मतलब सब उसका जो अंग हो गया, कोण हो गया, भुजा हो गया, और सब मतलब हो गया बराबर, मतलब कि सभी अंग उसका क्या है आपस में बराबर, मतलब कोण बराबर है, भुजा भी क्या है बराबर है। तो याद रखिए कि सभी सर्वांगसम जो आकृति होगी वो आपका क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन सभी समरूप आकृति आपका क्या होगा, सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि सर्वांगसम में सभी अंग समान होना चाहिए। यहाँ पर क्या है समरूप में कि उसका कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पास यह एक समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज ये है हमारे पास। ठीक है, इसका नाम देते हैं PQR, इसका नाम है लिए MNP, नहीं MNQ करते हैं। ठीक, सॉरी K में यहाँ पर करते हैं MNK करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यह R जो है ये K के बराबर है और यह Q जो है ये N के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये 90 है तो ये भी 90 है क्योंकि समकोण है, और ये मान लीजिए कि 30 है तो ये भी आपका क्या है 30। तो ये असली बात है कि ये 60 होगा और ये भी आपका क्या होगा 60 होगा। तो दोनों त्रिभुज में आप क्या देखिए कि अगर 2 कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक है ना,
तो इसका संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। संगत भुजा का मतलब क्या, कि जैसा इसमें पी क्यू है वैसा इसमें क्या है, एम एन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन एम एन, इसका अनुपात अगर लिखेंगे तो इधर से यहाँ पर क्यू आर है वैसा इसमें क्या है, एन के है, और इस तरह से जैसा इसमें क्या है, पी आर है, उसी तरह से इसमें क्या है, एम के। तो ये हम रेशियो लिख सकते हैं। तो इसी का हम लोग यूटिलाइज करेंगे। यह जो आपका समरूप में पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्या, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़ना है, तो उसमें इसका यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र को साबित करेंगे। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं हम। ये आगे हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये आपका एक हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव। ठीक है, ये इसका हो गया फोकस, और ये इसका हो गया वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, वक्रता, इसको हम सी को यहाँ लिख देते हैं, सी है। ठीक है ना, तो ये आपका एक हो गया अवतल दर्पण हो गया। ये प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष इसी को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। ये पी इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो हम कहीं पर भी एक पोजीशन पर वस्तु को रखते हैं, तो मान लीजिए कि हम सी पर रख रहे हैं वस्तु को। कहाँ रख रहे हैं, सी पर रख रहे हैं। वस्तु का नाम हम देते हैं ए बी। ठीक है, मतलब ए बी एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से दो हम प्रकाश किरण लेंगे। तो पहला हम लेते हैं इसके समानांतर लेते हैं, कर लेते हैं इसके समानांतर। हाँ, एक बात और, यहाँ पर इस तरह से अगर हम लंबवत डालेंगे तो इसको हम कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं, द्वारक मतलब होता है कि यह जो आपका दर्पण है, इससे जो प्रकाश की किरण जा रहा है, माने यह जाने वाला रास्ता है, मतलब द्वार है, क्या ना। द्वार मतलब होता है दरवाजा, रास्ता होता है। ठीक है ना, तो ये जाने का रास्ता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। इसका हम नाम लेते हैं के एल लेते हैं। यह जो आपका यह खींचा हुआ है आपका क्या है, के एल आपका द्वारक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ए बी एक वस्तु रखा हुआ है प्रधान अक्ष पर। तो एक किरण लिए है समानांतर, तो आपको पता है कि समानांतर जाने वाली किरणें क्या होती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। तो इसको हम क्या करते हैं, फोकस से होकर गुजरते हैं। थोड़ा सा चलिए, तो ये आपका हो गया, फोकस से होकर गुजर गया। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं अगर इसके ध्रुव की दिशा में, तो जितना डिग्री का कोण बना के आपतित हुआ है उतना डिग्री का कोण बना कर क्या हो जाएगा, परावर्तित भी हो जाएगा। थोड़ा सा सीधा हो पाइए, थोड़ा सा नहीं, मतलब पूरा सीधा होना चाहिए। चलिए, इसको हम तो दूसरा एक किरण लिए, तो ये आपका क्या था, वक्रता केंद्र की दिशा, सॉरी वक्रता केंद्र की दिशा में नहीं था, ये ध्रुव की दिशा में था। तो ध्रुव की दिशा जितना डिग्री का कोण बना करके यह आपतित हुआ है उतना डिग्री का कोण बना करके क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो गया। ठीक है, तो ये परावर्तित हो गया, और दोनों का जो कटान बिंदु है यह है, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका हो जाएगा ए डैश, और ये आपका हो जाएगा बी डैश। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं कि ये आपका ये क्या है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में पी आपका हो गया ध्रुव हो गया, इसका नाम यहाँ पर एल दिया हुआ है। पी इसका क्या हो गया, तो पी हो गया ध्रुव, एफ क्या हो गया, फोकस हो गया, सी हो गया वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखें, तो आपको पता है कि वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यहाँ से दो प्रकाश का किरण हम लेंगे। पहला किरण हम लिए क्या, प्रधान अक्ष के समानांतर लिए, तो यह के से यहाँ पर टकराया, नहीं के, हाँ के बिंदु से यहाँ पर क्या हुआ, टकराते हुए, और यहाँ पर क्या हो गया, फोकस से होकर के निकल गया, मतलब परावर्तित हो गया। ठीक है, दूसरा एक जो प्रकाश किरण हम लिए हैं वो हम क्या लिए हैं, तो ध्रुव की दिशा में लिए हैं। तो ध्रुव की दिशा में लिए हैं, तो ध्रुव प्रधान अक्ष से उतना डिग्री का कोण बना करके क्या हो जाएगा, यह परावर्तित हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये थीटा डिग्री का कोण बना करके ये आया है, तो थीटा डिग्री का कोण बना करके क्या हो जाएगा, ये परावर्तित
हो जाएगा। और दोनों का जो आपका कॉमन पॉइंट है, मतलब दोनों का जो कटान बिंदु है कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर हमने प्रतिबिंब बना दिया, ए डैश और क्या होगा बी डैश। आपको पता है कि ये ए बी और ए डैश बी दोनों आपका क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि हम आपको बताए थे स्थिति में कि अगर वक्रता के अनुसार हम वस्तु को रखेंगे तो जितना बड़ा आपका वस्तु है उतना ही बड़ा आपका क्या होता है, प्रतिबिंब वहां पर बनता है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आपको पता है कि ये पी और एफ आपका क्या हो जाएगा, तो ये ध्रुव है और ये आपका क्या है, फोकस। इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। और ये आपका ध्रुव है और ये आपका वक्रता केंद्र आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। और ये पी से लेकर सी तक का जो बिंदु है इसको हम क्या कहेंगे, तो पी से लेकर सी तक के बिंदु को हम यहाँ पर यू भी कहेंगे। यू क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, वस्तु दूरी है। तो वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, तो वस्तु यहाँ पर है 100 और ध्रुव, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे। और यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो पी डी डैश जो हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा क्या, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी की बात है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप अगर लैंग्वेज लिखना चाहिएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या कि माना कि एम एन नाम देते हैं। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव है, एक फोकस है तथा सी क्या है, वक्रता केंद्र है। इसमें प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखा गया है, प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र पर यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है ए बी। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है ए डैश बी डैश। तो हमें इसमें क्या करना है, साबित करना है कि दर्पण सूत्र हमको इसमें क्या करना है, दर्पण सूत्र हमको इसमें सत्यापन करना है। ठीक है ना, तो हमको इसमें सिद्ध करना है कि दर्पण सूत्र, यानी हमको इसमें अवतल दर्पण में हमें दर्पण सूत्र क्या करना है, सत्यापित करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो क्या लिखेंगे, तो दो यहाँ पर हम समरूप त्रिभुज ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका यहाँ पर समरूप त्रिभुज का जो जोड़ा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज आपका यहाँ पर क्या है, ए बी पी, एक त्रिभुज आपका क्या है ए बी पी, और एक आपका क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश पी। मतलब यहाँ पर ये लंबवत होगा तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, यहाँ भी आपका ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो पहला त्रिभुज अगर हम ए बी पी में देखेंगे, ए बी पी में, ठीक है, तो ए बी पी में क्या है यहाँ पर, ए बी एल कह सकते हैं, एल और पी बिंदु बहुत ही नजदीक है ना, तो आप ए बी एल कह सकते हो या ए बी पी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपका बहुत नजदीक होगा, तो एल और पी बहुत नजदीक है, तो एल और पी को हम एक ही मान सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम त्रिभुज देखेंगे ए बी पी में, ए बी पी में, या मान लीजिए कि ए बी एल में, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये 90 डिग्री है और ये आपका यहाँ पर क्या है, थीटा कोण है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर ये जितना आपतन कोण होगा उतना यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। और दूसरा जो आपका यहाँ पर ए डैश बी डैश पी होगा, ए डैश बी डैश पी, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, तो ए डैश बी डैश पी में यहाँ भी ये 90 डिग्री और यहाँ भी आपका क्या है, ये थीटा है। तो दोनों त्रिभुज में हमको यहाँ पर क्या मिल गया, दो कोण यहाँ पर बराबर हो गया। तो दो कोण अगर बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो तीसरा कोण भी अगर बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि त्रिभुज आपका ए बी पी और त्रिभुज आपका ए डैश बी डैश पी दोनों आपका क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्रमाण में लिखेंगे क्या, समकोण समरूप त्रिभुज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, समरूप त्रिभुज। पहला का क्या है, ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी में, तो दोनों में आपका क्या है, दोनों त्रिभुज आपका समरूप है, तो इसके संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, उसके नीचे क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश, क्योंकि जैसा इसमें ए बी है वैसा इस त्रिभुज में क्या है, तो ए डैश बी डैश है, तो इसलिए यहाँ पर ए बी क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ये पी से लेके बी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर पी बी, और नीचे क्या लिख सकते हैं, तो पी बी डैश, तो हो गया पी बी डैश। ये आपका हो गया पहला, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज हमको और चाहिए, मतलब एक समकोण त्रिभुज का जोड़ा। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज का जोड़ा, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये आपका एक समकोण त्रिभुज ये है, ए डैश बी डैश एफ, और एक आपका यहाँ पर है के एल एफ, ये आपका एफ है यहाँ पर,
ये एफ जो है ये बिंदु आपका क्या है एफ है, ठीक है। तो दोनों में अगर हम ध्यान देंगे तो ये लंबवत है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा और ये भी आपका यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दिए कि यह एक रेखा है और यह भी आपका क्या है एक रेखा है, मतलब कि दोनों आपका क्या है, दोनों आपका भुजा जो है यहाँ पर इसको काट रहा है यहाँ पर एक बिंदु पर, मतलब एक जो है दोनों का क्या है मिश्र बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण या उसको क्या कहते हैं सम्मुख कोण आपस में क्या होता है बराबर, अभी दायां वाला बायां वाला के बराबर, ये बायां वाला दायां वाला के बराबर और ऊपर वाला जो होगा आपका क्या होगा नीचे वाला के बराबर होगा। तो ठीक उसी तरह से अगर देखें कि यह जो कोण होगा आपका ये कोण और उसी तरह से यह कोण दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। इस तरह से यहाँ पर यह जो कोण आपका है बी डैश एफ ए डैश और यहाँ जो हो जाएगा एल एफ के, यह दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो एक कोण तो यहाँ से हमको दोनों त्रिभुज में बराबर मिल गया, दूसरा यहाँ पर ये 90 है और यहाँ पर ये 90, तो दोनों त्रिभुज में दो आपका दो कोण यहाँ पर क्या हो गया बराबर हो गया, क्या हो गया दो कोण यहाँ पर बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर क्या लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा के एल एफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा के एल एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोनों त्रिभुज में यहाँ पर क्या है दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या ए डैश बी डैश इसका जो भुजा हो गया ए डैश बी डैश हो गया और इसका क्या हो गया केल हो गया, क्या हो गया केल आपको पता है कि केल क्या है द्वारक है, क्या है द्वारक है। तो यहाँ पर हो गया के एल, ठीक है बराबर केल हो गया आपका। और दूसरा जो भुजा हम लेते हैं यहाँ से हो जाएगा क्या एफ बी डैश, क्या हो जाएगा एफ बी डैश और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा एल एफ, क्या हो जाएगा एल, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ए डैश बी डैश रहने देते हैं और ये केल है आपका, क्या है केल। तो आपको पता है कि यह जो के एल है ये दोनों पता है कि ये दोनों आपस में क्या है समानांतर है। तो आपको पता है कि अगर दो समानांतर रेखा है तो इसके बीच का जो दूरी होगा लंबवत दूरी वो आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये ए बी है और ये क्या है सी डी है, तो ये दोनों समानांतर रेखा के बीच का लंबवत दूरी है तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, ए बी बराबर होगा किसके सी डी के। तो ठीक उसी तरह से आपका यह जो ए बी है किसके बराबर होगा के एल के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर के एल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है के एल लिखा हुआ है, वहां पर आप क्या लिख सकते हैं वहां पर आप ए बी लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे के एल को रिप्लेस करके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बी। इसका हम संकेत यहाँ पर लिख देंगे कि के एल आपका किसके बराबर होगा तो के एल आपका बराबर होगा ए बी, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम के एल की जगह क्या रख दिए तो ए बी लिख दिए, ठीक है। और बराबर आपका यहाँ पर क्या है तो एफ बी डैश और नीचे आपका क्या है एल एफ, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है एक्स बटे वाई बराबर पी बटे क्यू, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं वाई बटे एक्स बराबर क्यू बटे पी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ए बी को करते हैं ऊपर और ए डैश बी डैश को करते हैं नीचे। तो इस तरह से यहाँ पर एल एफ भी चला जाएगा आपका ऊपर और नीचे आपका क्या आ जाएगा नीचे आपका आ जाएगा एफ बी डैश, ओके। ये आपका हो गया समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 2। अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या है पी बी बटे पी बी डैश और यहाँ पर आपका क्या है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एल एफ बटे क्या है एफ बी डैश। तो दोनों का एल एच क्या है बराबर है, तो जब दोनों का एल एच बराबर तो दोनों का आर एच भी क्या होगा बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो आर एच इसका इक्वल होगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं पी बी बटे पी बी डैश बराबर एल एफ बटे क्या लिख सकते हैं एफ बी डैश, कि दोनों का एल एच बराबर था तो आर एच भी क्या हो गया बराबर, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबका यहाँ पर हम लंबाई लेते हैं कि पी बी किसके बराबर है
पीवी डैश किसके बराबर होगा, एल एफ किसके बराबर होगा, एफ बी डैश किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम पीवी की बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, पीवी की, तो पीबी क्या है, पीबी, तो ये हो गया आपका पी, और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और ये आपका क्या है, बी। तो बी पर यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, तो पी से लेके बी तक, मतलब कि ध्रुव से लेके वस्तु जहाँ पर रखा हुआ है उसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे। और वस्तु दूरी आपका यहाँ पर क्या होता है, यू होता है, क्या होता है, यू, मतलब कि पी बी को हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे। अब इसका जो साइन होगा ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यह जो आपको यहाँ से प्रकाश का किरण जा रहा है तो ये आपका हो गया आपतित किरण की दिशा, क्या हो गया, आपतित किरण की दिशा, मतलब कि इस दिशा में कोई भी दूरी अगर हम मापेंगे तो आपको क्या होगा, प्लस होगा, और जैसे ही इसके विपरीत आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ अगर हमको मान लीजिए यह हमको इसका दूरी मापना है, वस्तु का दूरी, हमको ध्रुव से किधर जाना होगा, बायां तरफ, तो यह जो होगा इसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, तो उसका साइन क्या लेंगे, माइनस। और जैसे आपको बताया था कि वस्तु दूरी आपका क्या होता है, अवतल हो या अवतल हो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर जो पीवी बराबर हो जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस यू के। तो पीवी आपका बराबर हो गया माइनस यू के। अब हम बात करते हैं पीवी डैश की, ये आपका है पी और ये आपका बी डैश। तो बी डैश यहाँ पर आपका यह जो वस्तु का ये क्या है, प्रतिबिंब है, तो आपका हो जाएगा प्रतिबिंब का, तो ये प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, भी, तो ये भी आपका बाएं तरफ ही जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। पीवी डैश को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पीवी आ गया माइनस यू, पीवी डैश आ गया क्या, माइनस बी आ गया। अब हम बात करते हैं एल एफ का, तो एल एफ आपका क्या है, तो ये एल एफ का ये आप क्या कह सकते हैं, पी एफ कह सकते हैं, दोनों आपका क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एल एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एल और पी बिंदु क्या है, बहुत नजदीक है, तो इसको हम इक्वल ले सकते हैं। तो एल एफ और पी एफ जो होगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो पी एफ का ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और ये आपका हो जाएगा माइनस एफ। ठीक है, अब बात करते हैं एफ बी डैश के, तो ये है आपका एफ और ये है आपका बी डैश, इसको हम क्या कहेंगे, एफ बी डैश को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये आपका एफ है और ये आपका क्या है, बी डैश। ठीक है, इसकी दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए हमारे पास एक रेखाखंड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, पी, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एफ, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है बी डैश। ओके, अगर मान लीजिए कि आपको पूरा पता है कि पी से लेके बी डैश का लंबाई क्या है, 10 है, क्या है, 10 है। ठीक है, आपको पता है कि एफ पी का लंबाई अगर मान लीजिए कि 3 है, तो इसका लंबाई क्या होगा, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3, क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3। 10 माइनस 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो 10 माइनस 3 को, मतलब ये 7 होगा, तो 10 माइनस 3 करेंगे, तो 10 माइनस 3 को हम दूसरे तरह से हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10 आपका क्या है, पूरा टोटल है, 10 आपका क्या है, पूरा टोटल है। तो 10 आपका जो है बी डैश से लेके कहाँ तक का लंबाई, पी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी, 10 के बदले क्या लिख दिए, बी डैश पी, माइनस है तो माइनस लिख दिए। और यह 3 जो है किसके बराबर है, तो यह 3 जो है एफ पी के क्या है, बराबर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी। इट मीन्स कि अगर आपको निकालना है क्या चीज का लंबाई, बी डैश एफ का लंबाई, तो बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, तो बी डैश एफ जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, बी डैश पी के, माइनस में एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एफ बी डैश जो होगा, एफ बी डैश या बी डैश एफ बात एक ही है, तो यहाँ पर हम एफ बी डैश के बदले क्या लिख सकते हैं, तो एफ बी डैश के बदले यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, तो बी डैश पी माइनस एफ पी। ओके, अब यहाँ पर आपका बी डैश पी है, क्या है, बी डैश पी, तो हम देखेंगे कि बी डैश पी यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर तो बी डैश पी क्या था, टोटल लंबाई था, मतलब बी डैश पी का जो लंबाई दिया था क्या था, 10 था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बी डैश पी क्या है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि बी डैश पी आपका किसके बराबर है, तो माइनस बी के बराबर है। बी डैश पी या पी बी डैश बात एक ही है, तो किसके बराबर है, माइनस बी के। तो यहाँ पर हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया। और यहाँ पर जो आपका एफ पी है, तो एफ पी किसके बराबर है, तो एफ पी या पी एफ कहिए, तो ये आपका माइनस एफ के बराबर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस एफ। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, एफ बी डैश बराबर माइनस बी प्लस एफ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ माइनस बी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या आ गया, एफ बी डैश का जो वैल्यू आ गया वो आपका हो गया एफ माइनस बी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण जो आपका यहाँ पर 3 है, समीकरण 3 में सभी के मानों की वैल्यू को रखने पर तो यहाँ पर आपका क्या है, पीबी, नीचे आपका यहाँ पर क्या है, पीबी डैश बराबर यहाँ पर क्या है, एल एफ, और नीचे आपका यहाँ पर क्या है, एफ बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम करेंगे कि पीबी
तो पीवी का वैल्यू आपके पास कितना है, तो पीवी का वैल्यू माइनस यू है, तो यहाँ पर हो गया माइनस यू। पीवी डैश, तो पीवी डैश का वैल्यू क्या है, माइनस बी, तो यहाँ पर हो गया माइनस बी, बराबर एल एफ, तो एल एफ जो है पी एफ के बराबर है और एल एफ जो है किसके बराबर है, तो माइनस एफ के, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एफ। और नीचे पर क्या है, एफ बी डैश, तो एफ बी डैश का वैल्यू यहाँ पर हम क्या लाए हैं, एफ माइनस बी, तो यहाँ पर हो गया एफ माइनस बी। ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका बच क्या गया, यू भी, और नीचे आपका हो गया माइनस एफ, और नीचे आपका हो गया एफ माइनस बी। अब यहाँ पे जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यू से गुना हम करेंगे एफ माइनस बी में, और यहाँ पर माइनस एफ भी हो जाएगा, माइनस एफ बी। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम यू से दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यू एफ, माइनस में क्या हो जाएगा, यू भी, और क्या हो जाएगा, माइनस एफ भी हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये यू एफ हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये माइनस में एफ भी है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में एफ भी, और बराबर ये यू भी इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यू भी। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि दोनों में एफ कॉमन है, तो यहाँ पर अगर एफ अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा यू, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस में भी बार हो गया यू भी। ठीक है, यहाँ से आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, यू प्लस भी यहाँ पर क्या है गुना में, तो यू प्लस भी रहने देते हैं। ये यू भी यहाँ पर लिखा है, तो यू भी के गुना में कुछ है, तो गुना में यहाँ पर क्या है, एक तो है, गुना में और कुछ नहीं, तो यहाँ पर गुना में क्या है, एक है। ठीक है, तो एक हम कर दिए, यू भी यहाँ पर गुना में है, इसको हम लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका बटा में हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, और एफ जो है, यह एफ जो है किसके गुना में था, तो यू प्लस बी के गुना में था, तो एफ को अगर हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नीचे, तो यहाँ पर चला जाएगा एक बटे एफ हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यू प्लस बी बटे आपका क्या है, यू भी बराबर क्या आ गया, एक बटा एफ आ गया। तो आपको पता है कि जैसे अगर एक्स प्लस वाई बटे अगर जेड लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे जेड प्लस वाई बटे जेड लिख सकते हैं, फिर हम ऐसे लेंगे तो फिर आपका एक्स प्लस वाई बटे जेड आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह से इसका हम देखेंगे, यू प्लस बी है और नीचे आपका क्या है यू भी, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यू बटे यू भी लिख सकते हैं, और प्लस लिख सकते हैं भी बटे यू भी, और नीचे आपका बराबर में इधर क्या है आपका एक बटे एफ, यू से यू कैंसिल हो गया, भी से भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बटे भी प्लस एक बटे यू बराबर आपका हो गया एक बटे एफ। यही आपका क्या है, दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि आर किसके बराबर होता है, तो आर बराबर होता है 2f, तो एफ किसके बराबर होगा, आर बटे 2 के, मतलब ये कि जहां पर अगर एफ लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आर बटे 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बटे भी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ के बदले क्या लिख देंगे, आर बटे 2, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे भी प्लस एक बटे यू, और ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर, तो 2 बटे यहाँ पर क्या हो गया आर। तो इस तरह से ये भी एक रिलेशन हो गया क्या, कि एक बटे भी प्लस एक बटे यू बराबर 2 बटा आर जो होता है आप लोग का इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था आपका दर्पण सूत्र, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आवर्धन सूत्र के बारे में देखेंगे। आगे हमको पढ़ना है वो आवर्धन का सूत्र पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि आपको क्या था कि समरूप त्रिभुज ए बी पी है तथा ए डैश बी डैश पी में है, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हम क्या लिखे थे, पी बी बटे पी बी डैश लिखे थे, हम दर्पण सूत्र में यूटिलाइज किए थे। अब इसी का जो यूटिलाइज हम करके हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं आवर्धन का जो सूत्र होता है एम बराबर माइनस वी बटे यू, या एम बराबर एच डैश एच आई बटे क्या होता है एच ओ होता है, उसको भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर यह जो ए बी है, ए बी आपका क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, एच ओ लिखते हैं, क्या लिखते हैं एच ओ। और ये ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश ये आपका क्या है एच आई है, मतलब कि प्रतिबिंब का क्या है ऊंचाई। तो चलिए इसका वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है ये ए बी है, तो ए बी के बदले यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी के बदले हम लिख सकते हैं एच ओ, मतलब कि आपका क्या है, तो वस्तु का ऊंचाई है। ए डैश बी डैश जो ये आपका क्या है एच आई है, मतलब ये प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं चिन्ह परिपाटी का। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रधान अक्ष से ऊपर की जो दूरी होती है लंबवत में, आपका क्या होता है प्लस होता है, और जो प्रधान अक्ष के नीचे का दूरी होता है वो आपका क्या होता है माइनस में होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एच ओ ऊपर का दूरी है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, और एच आई जो आपका क्या है प्रधान अक्ष के, मतलब कि आपका मुख्य अक्ष हम कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम इस तरह से हम बनाते हैं जैसे आपका था, तो इसको अगर हम मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं एक्स डैश एक्स एच डैश, और ये आपका होता है y y डैश। तो इस तरह से नीचे का दूरी है,
तो यह जो मुख्य अक्ष के नीचे का दूरी होता है उसको हम क्या मानते हैं, माइनस मानते हैं, मतलब माइनस में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आपका हो गया प्लस और ये आपका हो गया माइनस। तो प्लस नहीं लिखे मैंने कि प्लस में ही है, माइनस देना जरूरी होता है, तो माइनस यहाँ पर दे दिए बराबर। आगे बात करते हैं पीवी की। तो पीवी आपका यहाँ पर क्या है, पी बी, ये आपका ध्रुव है, यहाँ पर ये वस्तु है, वस्तु दूरी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस में यू। ठीक है, वस्तु दूरी माइनस में ही होता है। और यहाँ पर जो ये है पी बी डैश, ये भी आपका माइनस में है, आपका क्या है, आपतित किरण की दिशा के क्या है, विपरीत है, तो माइनस में होगा, तो यहाँ पर आपका हो गया माइनस भी। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो गया, एच ओ बटा में क्या हो गया, माइनस एच आई। आपको पता है कि अंश और हर जो होता है आपका भिन्न होता है, तो भिन्न में हर आपका माइनस में ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर माइनस इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पर एच आई कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यू बटे भी। अब आप जो आवर्धन का सूत्र पढ़े आपका क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब कि एच आई और वस्तु की ऊंचाई मतलब एच ओ के अनुपात को हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम। तो यहाँ पर आपका क्या है, एच ओ आपका नीचे है, एच आई का क्या है, नीचे है, तो इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एच आई चला जाएगा आपका ऊपर, एच ओ आ जाएगा आपका नीचे, और बराबर में क्या हो जाएगा, भी भी आपका हो जाएगा ऊपर और नीचे आपका आ जाएगा यू। ओके, अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एच आई बटे एच ओ क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि हम आवर्धन को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, बराबर हो गया भी बटे यू। दोनों तरफ अगर माइनस से अगर हम गुना करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस भी बटे यू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लेसन क्या आ गया कि एम बराबर माइनस भी बटे यू, या एम किसके बराबर होता है, तो एम आपको पता है कि एच आई बटे एच ओ के भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यह आपका था आवर्धन सूत्र। ठीक है, कि एम बराबर क्या हो गया, माइनस भी बटे यू बराबर एच आई बटे एच ओ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे मान लीजिए कि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब कभी एम का वैल्यू अगर 1 आया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है और वस्तु का ऊंचाई है दोनों आपस में क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। और एक बात और कि जैसे मान लीजिए कि एम का वैल्यू यहाँ पर आपको आ गया प्लस में, कैसे में आ गया, प्लस में आ गया, ठीक ना। तो प्लस में आने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि प्लस में कब आएगा, जैसे एम बराबर आपको यहाँ पर क्या आया है, माइनस भी बटे यू है, बराबर क्या है, एच आई बटे एच ओ। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि एक स्थिति और बन सकता है कि जब भी और यू आपका बराबर होगा तभी आपका एम का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। और जब आपका वस्तु दूरी और आपका वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होगा तभी आपका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि जब एम का वैल्यू आपको क्या आएगा, प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस में। तो एम का वैल्यू प्लस में कब आएगा, जैसे मान लीजिए कि दोनों में से कोई एक आपका क्या है, माइनस में हो जाएगा, तो ये आपको पता है कि माइनस में ही होता है, ठीक ना। और ये भी आपका क्या है, माइनस में होगा, ठीक है ना। मैंने भी आपका क्या होगा यहाँ पर माइनस में होगा कब, जब आपका दर्पण के बाईं तरफ बनेगा, तब मतलब कि दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो ये क्या होता है, प्लस होगा। तो जब कभी भी आपका एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपको यह समझना है कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। और जब कभी भी एम का वैल्यू आपका क्या है, माइनस में है, तो आपको यह समझना है कि आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर एम का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, एम का वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा आ गया, तो 1 से ज्यादा आ रहा है मतलब कि आपका जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है वो आपका क्या है, वस्तु की ऊंचाई से बड़ा है, मतलब वस्तु की ऊंचाई से क्या है, ज्यादा है। और जब कभी आपको एम का वैल्यू 1 से कम आने लगे तो आपको यह समझना है कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।